हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, अगर आप भी 2024 या 25 में आईआईबीएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, ये वीडियो जो होता है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली जो भी आईआईबीएफ एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर होता है न्यू पैटर्न वाला, वो इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है डे 5 का होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने डे 1 और या डे 2 या डे 3 या डे 4 का अभी तक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो उसका जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या वीडियो के अंत में यानी कि लास्ट में आपका उसका जो था लिंक मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को 1 बाय 1 वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज का ये जो वीडियो होने वाला है डे 5 का होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो ग्राहक शब्द को निम्नलिखित में से परिभाषित किया गया है। ग्राहक शब्द को निम्नलिखित में से परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन ए में है प्रक्राम्य लिखत अधिनियम, ऑप्शन बी में आरबीआई अधिनियम, ऑप्शन सी में बैंकिंग अधिनियम, और ऑप्शन डी में परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि परिभाषित नहीं किया गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। तो क्वेश्चन 2 में है यहाँ पे देखेंगे तो आरबीआई की मौद्रिक नीति के संबंध में, आरबीआई की मौद्रिक नीति के संबंध में समय समय पर संदर्भित एलपी शब्द में अक्षर एल एल क्या दर्शाता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के संबंध में समय समय पर संदर्भित एलपी शब्द में अक्षर एल क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है तरलता, ऑप्शन बी है देयता, ऑप्शन सी है लीवरेज, और ऑप्शन डी है अनुदैर्य। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि तरलता जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन नंबर में है क्रेडिट कार्ड की खासियत है। तो क्रेडिट कार्ड की जो खासियत है क्या है, तो पहला में है नगद रहित संचालन, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बी में है केवल HNI के लिए, और ऑप्शन सी में है केवल पुरुषों के लिए, और ऑप्शन डी में है केवल नौकरियों पेशा व्यक्तियों के लिए। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि नगद रहित संचालन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 4 में है। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसे डीमैट खाते के रूप में पहचाना जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे डीमैट खाता के रूप में पहचाना जा सकता है। तो ऑप्शन ए में है ऐसे खाते जिनमें शून्य शेष राशि हो सकती है, ऑप्शन बी ऋण के पूर्ण भुगतान की सुविधा के लिए खोले गए खाते, ऑप्शन सी है ऐसे खाते जिनमें कंपनियों के शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार होता है, और ऑप्शन डी है यहाँ पे निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा बनाए गए खाते। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सी जो होता है ऐसे खाते जिनमें कंपनियों के शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 5 में है M1 जो है, M1 क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है इसमें धन के सबसे अधिक तरल रूप में शामिल है, ऑप्शन बी में है यहाँ पे यह धन आपूर्ति की सबसे संकीर्ण परिभाषा है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सी है इसमें मुख्य रूप से खाता शेष के लेन देन में शामिल है, और ऑप्शन डी है यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, ये तीनों ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस बॉन्ड में हम
डिफ़ॉल्ट जोखिम को अनदेखा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस बॉन्ड में हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जोखिम को अनदेखा कर सकते हैं? ऑप्शन ए में है निजी तौर पर जारी किए गए बॉन्ड, ऑप्शन बी में है सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड और ऑप्शन सी में है कोऑपरेटिव द्वारा जारी किए गए बॉन्ड और ऑप्शन डी है यहाँ पे दिए गए सभी विकल्प। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 क्वेश्चन नंबर में है लेन देन खाता शेष निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? लेन देन खाता शेष निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे केवल M1 और ऑप्शन बी में है केवल M2 और ऑप्शन सी में है केवल M3 और ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 8 में यहाँ पे क्वेश्चन है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी कि JSSK के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है यहाँ योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को कोशिश यहाँ पे सेक्शन को छोड़कर पूरी तरह से मुफ्त और बिना किसी खर्च के प्रसव का अधिकार देती है। ऑप्शन 2 है यहाँ पे दूसरा में दिया गया है पात्रता में जन्म के 30 दिन बाद तक माँ और बीमार नवजात शिशु के लिए मुफ्त दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं आदि शामिल हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है केवल पहला, उसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन है केवल दूसरा और उसके बाद ऑप्शन सी में है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केवल 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड की कीमतों और पैदावार के बीच संबंध अच्छे से वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड की कीमतों और पैदावार के बीच के संबंध को सबसे अच्छे से वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे एक साथ विपरीत दिशा में चलते हैं। ऑप्शन बी है यहाँ पे बॉन्ड की पैदावार में बदलाव नहीं होता है क्योंकि कूपन तय होता है। ऑप्शन सी है एक साथ सीधे चलते हैं। ऑप्शन डी है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ऑप्शन ए यानी कि एक साथ विपरीत दिशा में चलते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 10 में क्वेश्चन है हम में से ज़्यादातर लोग खाली स्थान हैं। हम में से ज़्यादा लोग खाली स्थान हैं। तो ऑप्शन ए है जोखिम पसंद करने वाले, ऑप्शन बी में है जोखिम बढ़ाने वाले, ऑप्शन सी में है जोखिम से बचने वाले और ऑप्शन डी में जोखिम बर्दाश्त करने वाले। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यानी कि जोखिम से बचने वाले। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11 में क्वेश्चन है यहाँ पे खुले बाजार संचालन का अर्थ है। खुले बाजार संचालन का अर्थ है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यानी कि RBI द्वारा प्रतिभूतियों के खरीद और बिक्री, ये इसका जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 12 में क्वेश्चन है निवेशक खाली स्थान निवेश के लिए उच्च मुआवजा रखेंगे। निवेशक खाली स्थान निवेश के लिए उच्च मुआवजा रखेंगे। तो इसका जो हो जाएगा तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा अधिक जोखिम भरा, ऑप्शन बी है कम जोखिम भरा, ऑप्शन सी है निश्चित रिटर्न और ऑप्शन डी है कम लाभांश। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अधिक जोखिम भरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ पे 13 में यहाँ पे क्वेश्चन है मूडीज द्वारा निवेश ग्रेड बॉन्ड के लिए दी गई सबसे कम रेटिंग है। मूडीज द्वारा निवेश ग्रेड बॉन्ड के लिए दी गई सबसे कम रेटिंग है। तो ऑप्शन सी है BAA यानी कि इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14 में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे
देख सकते हैं यील्ड कर्व का उपयोग निम्नलिखित में से किसे दर्शाने के लिए किया जाता है। यील्ड कवर को उपयोग निम्नलिखित में से किसे दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है बॉन्ड ब्याज दरों यानी कि यील्ड और बॉन्ड कीमतों के बीच संबंध, और ऑप्शन बी में तरलता और बॉन्ड ब्याज दरों या यील्ड के बीच संबंध, ऑप्शन सी में जोखिम और बॉन्ड ब्याज दरों यील्ड के बीच में संबंध, और ऑप्शन डी में है परिपक्वता के समय और बॉन्ड ब्याज दरों यील्ड के बीच संबंध। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यानी कि परिपक्वता के समय और बॉन्ड ब्याज दरों में यील्ड के बीच संबंध। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 15 में है ग्राहक के लिए चेक या बिलिंग एकत्र करते समय बैंक निम्नलिखित की भूमिका निभाता है। ग्राहक के लिए चेक या बिलिंग एकत्र करते समय बैंक निम्नलिखित की भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए ग्राहक का एजेंट, ऑप्शन बी ग्राहक का ट्रस्टी, और ऑप्शन सी है गिरवीकर्ता, और ऑप्शन डी है देनदार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी ग्राहक का एजेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16 में यहाँ पे फेम इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फेम इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे फेम इंडिया योजना यानी भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, और ऑप्शन पहला यहाँ पे ये दिया गया है। उसके बाद वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार विकास और विनिमय, पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। फेम इंडिया योजना का उद्देश्य केवल 2 पहिया इलेक्ट्रिक सेगमेंट को प्रोत्साहित करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक है, ऑप्शन बी केवल दोनों, और ऑप्शन सी 1 और 2, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन पहला जो यानी केवल एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है उचित रिटर्न दरों के लिए 72 के नियम के अनुसार पैसे का खाली स्थान करने में लगने वाला समय यानी कि T = 72 डिवाइड बाय % होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए 2 गुना, और ऑप्शन बी 3 गुना, और ऑप्शन सी आधा, और ऑप्शन डी है 3/4। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 18 में है यहाँ पे खुदरा ऋण आमतौर पर इस प्रकार के होते हैं। खुदरा ऋण आमतौर पर इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है बड़ी मात्रा, ऑप्शन बी में मध्यम मात्रा, ऑप्शन सी में छोटी मात्रा, और ऑप्शन डी में मध्यम और छोटी मात्रा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं 19 में क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस उपकरण पर रिटर्न की दर छूट। उसके बाद यहाँ पे छूट के लिए आधार पर गणना की जाती है। पहला जो होता है यहाँ पे जमा प्रमाण पत्र, और दूसरा यहाँ पे अंतर बैंक जमा, और यहाँ पे तीसरा है वाणिज्यिक पत्र, और चौथा है पुनः खरीद समझौते, और पांचवा है वाणिज्यिक बिल। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 5, 3 और 5 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वाणिज्यिक पत्र और उसके बाद वाणिज्यिक बिल, ये दोनों जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पे 20। तो यहाँ पे 20 में है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वर्ण मानक टूट गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वर्ण मानक टूट गया। तो ऑप्शन ए में 1936, और ऑप्शन बी में 1946, ऑप्शन सी में 1956, और ऑप्शन डी में 1966।
तो यहाँ पे जो होता है 1966 में जो होता है स्वर्ण मानक टूट गया था। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 21 में वाणिज्यिक बिल बाजार निम्नलिखित में से किसके 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 हिस्सा है। यहाँ पे क्वेश्चन है वाणिज्यिक बिल बाजार निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो ऑप्शन ए है संगठित मुद्रा बाजार, ऑप्शन बी है असंगठित मुद्रा बाजार और ऑप्शन सी है शेयर बाजार, ऑप्शन डी है पूंजी बाजार। तो ऑप्शन ए यानी कि संगठित मुद्रा बाजार ये इसका जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 22 में यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना DLY के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है यहाँ पे यह मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यानी कि SJSRY की जगह लेती है और NRLM और NULM को भी अपने समाहित कर लेती है। और दूसरा यहाँ शहरी गरीबों का इनके मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों और उसके बाद में संगठित करने, कौशल विकास के अवसर पैदा करने और ऋण तक आसान पहुँच सुनिश्चित करके उन्हें स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में मदद करने पर केंद्रित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में केवल पहले एक और ऑप्शन बी में केवल 2 और ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 में यहाँ पे है जोखिम से बचने वाला निवेशक। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी यानी कि हमेशा एक निश्चित रिटर्न वाले निवेश को उसी अपेक्षित रिटर्न वाले लेकिन किसी भी तरह के अनिश्चितता वाले निवेश से बेहतर मानेगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 24 में यहाँ पे जीडीपी रिफ्लेटर की गणना इस प्रकार की जाती है। जीडीपी रिफ्लेटर की गणना इस प्रकार की जाती है। ऑप्शन ए है नाम मात्र जीडीपी या वास्तविक जीडीपी, ऑप्शन बी है वास्तविक जीडीपी या नाम मात्र जीडीपी और ऑप्शन सी है नाम मात्र जीडीपी या वास्तविक जीडीपी और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वास्तविक जीडीपी या नाम पत्र जीडीपी। तो इसका जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यानी कि नाम पत्र और जीडीपी और वास्तविक जीडीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25 में यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 6.5% को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन 6.5% को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है 0.0065 और ऑप्शन बी में है 6.50, ऑप्शन सी में है 0.650 और ऑप्शन डी यहाँ पे 0.0650। तो ऑप्शन डी ये इसका जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 26 में क्वेश्चन है बॉन्ड पर रिटर्न निम्नलिखित में से किसके बराबर है। बॉन्ड पर रिटर्न निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ऑप्शन ए है कूपन दर प्लस पूंजीगत लाभ की दर, ऑप्शन बी है वर्तमान प्रतिफल प्लस पूंजीगत लाभ की दर और ऑप्शन सी है कूपन दर या पूंजीगत लाभ की दर और ऑप्शन डी है वर्तमान प्रतिफल या पूंजीगत लाभ की दर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी यानी कि वर्तमान प्रतिफल प्लस पूंजीगत लाभ की दर ये इसका जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27 में क्वेश्चन हो जाएगा वह धन जिससे सरकार ऋणों के निपटान में स्वीकार करने के लिए अपेक्षित करती है वह धन जिसे सरकार ऋणों के निपटान में स्वीकार करने के लिए अपेक्षित करती है वह है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे वस्तु विनिमय मुद्रा
ऑप्शन बी है यहाँ पे वस्तु मुद्रा, और ऑप्शन सी है कानूनी मुद्रा, और ऑप्शन डी है यहाँ पे मुद्रा मूल्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कानूनी मुद्रा जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है यहाँ पे मुद्रा घटक, ऑप्शन बी है जमा घटक, ऑप्शन सी है सार्वजनिक क्षेत्र के ट्रेजरी बिल, और ऑप्शन डी है मुद्रा और जमा दोनों घटक, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे मुद्रा और जमा दोनों घटक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 29। 29 में क्वेश्चन है यहाँ पे, शिशु श्रेणी के अंतर्गत कितना ऋण लिया जा सकता है। शिशु श्रेणी के अंतर्गत कितना ऋण लिया जा सकता है। ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 50,000, ऑप्शन सी है 1,00,000, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे 50,000, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 30। तो 30 में यहाँ पे क्वेश्चन है, जब बैंकर अपने ग्राहक को ओवरड्राफ्ट की अनुमति देता है तो उसके ग्राहक और उसके बीच का संबंध इस प्रकार का होता है। जब बैंकर अपने ग्राहक को ओवरड्राफ्ट की अनुमति देता है तो उसके ग्राहक और उसके बीच का संबंध इस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है बैनर और बेली, और ऑप्शन बी है यहाँ पे पट्टादाता और या पट्टेदार, और ऑप्शन सी है देनदार और लेनदार, ऑप्शन डी है लेनदार और देनदार। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे देनदार और लेनदार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31। 31 में यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो है यहाँ पे, स्वावलंबन एक अभियान है जिसका उद्देश्य बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं लाना है। स्वावलंबन एक अभियान है जिसका उद्देश्य बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं लाना है। और दूसरा है यहाँ पे स्वाभिमान एनपीएस के तहत एक यहाँ पे अंशदायी पेंशन योजना है जिससे पीएफआरपीएफ द्वारा विनिमय किया जाता है। तो यहाँ पे और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए में है केवल पहला, और ऑप्शन बी में है केवल दूसरा, और ऑप्शन सी में एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 32। तो 32 में यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे नकदी प्रवाह विवरण एक विशेष अवधि के लिए होता है, और ऑप्शन बी है मासिक नकदी प्रवाह विवरण में इस महीने के दौरान सभी नकदी प्रवाह और नकदी बहिर्वाह को ध्यान में रखा जाता है, और ऑप्शन सी में मासिक नकदी प्रवाह विवरण में समापन नकदी शेष उस महीने के लाभ के बराबर होता है, और ऑप्शन डी है एक महीने में नकदी प्रवाह हमेशा उस महीने के नकदी के बहिर्वाह से अधिक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मासिक नकदी प्रवाह विवरण में समापन नकदी शेष या उस महीने के लाभ के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा हमारे यहाँ पे 33। 33 में यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन M1 की परिभाषा में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन M1 की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है ट्रेवलर्स चेक, ऑप्शन बी है डिमांड डिपॉजिट, और ऑप्शन सी है मुद्रा, और ऑप्शन डी है राजकोष द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राजकोष द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के, ये इसका जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34। 34 में यहाँ पे परिणाम की सीमा
परिणाम की सीमा जितनी व्यापक होगी खालिस्तान भी उतना ही व्यापक होगी। तो ऑप्शन ए यानी कि यहाँ पे जोखिम, ये इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 35। तो 35 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बॉन्ड में हम डिफ़ॉल्ट जोखिम को अनदेखा कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे निजी तौर पर जारी किए गए बॉन्ड, और ऑप्शन बी है सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड, और ऑप्शन सी है यहाँ पे कोऑपरेटिव द्वारा जारी किए गए बॉन्ड, और ऑप्शन डी यहाँ पे दिए गए सभी विकल्प। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड, ये इसका जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चन आंसर होगा नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल CAG एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं जुड़े हुए हैं तो जाकर ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि जो होता है इस तरह के CSC से रिलेटेड या IIVF एग्ज़ाम या जो भी रैप एग्ज़ाम या VLE एग्ज़ाम जो होता है, सारे इसका क्वेश्चन आंसर और किस तरह से एग्ज़ाम दिया जाता है, ये सारा जो होता है हमारे चैनल पर आपको इसका अपडेट मिलते रहते हैं। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।